बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो जिस टॉपिक से हम स्टार्ट लेंगे, ये ना एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना मैं समझती हूँ कि टैबू बना दिया गया है। तलाक। तलाक के बाद जो ज़िंदगी है ना औरत की, वो ज़िंदगी बना दी जाती है जिसको एक अज़ाब आप कह सकते हैं ना, कि बस उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म। हालांकि अगर मर्द की तलाक हो जाए तो वो दूसरी तीसरी शादी आराम से कर लेता है। उसकी तलाक को टैबू नहीं बनाया जाता, उसकी लाइफ वैसी चल रही होती है। बल्कि वो दोस्तों में बैठ के कहता है कि यार पहली शादी ठीक नहीं थी, दूसरी शादी का बड़ा सीन सही है, बहुत अच्छी बीवी मिली, जो भी। और जब तलाक हो भी जाए तो मर्द को ये कहा जाता है कि हाँ शायद उसकी बीवी ठीक नहीं होगी तभी तो तलाक दी है इसने, ऐसे थोड़ी दी होगी। औरत को ये कहा जाता है कि शायद इसका कैरेक्टर ठीक नहीं था इसलिए इसको तलाक हो गई है, ख़राब होगी, लालची होगी, डिमांड करती होगी, या फिर घर वालों के साथ रहना नहीं चाह रही होगी, अपने घर वालों को तंग कर रही होगी, सास ससुर के लिए अजाब बन गई होगी, तो मियाँ ने तंग आके तलाक दे दी। ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं औरत को। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे माशरे के। और फिर औरत जिसको तलाक हो जाए ना नाजरीन, उसको एज अगर इंसान है ना, जिसमें उसको ये कहेंगे कि आप सपोज़ ये जैसे कोई भी चीज़, जैसे अगर आप ये उठा लें तो ये सेकंड हैंड है ना, अगर कहीं बाहर से जैसे आपने कोई सेकंड हैंड पीस ख़रीदा है तो वो औरत, तलाक़ी याफ्ता औरत आपके लिए सेकंड हैंड पीस होती है। वो पीस नहीं होती जो आपने फ्रेश माल मार्केट से कहीं से ख़रीदा हो। उसको इसी नज़रिए से देखा जाता है कि शी सेकंड हैंड यूज्ड माल है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी, ठीक है। फिर उस बेचारी को अगर वो घर रह कर कहीं कोई काम करना शुरू कर देती है तो उस पर बहुत मसाइल है। उसको ऑफिस में भी उसको बड़े मामले सुनने पड़ते हैं, बार बार जाकर उसको पूछना, अच्छा सुनो तुम्हारी तलाक क्यों हुई थी, क्या वजह थी, अच्छा बताओ ना तलाक क्यों हुई थी, हैं, अच्छा तुमने ली थी या उसने दी थी, तेरे बाप का माल लगती है वो बार बार उससे पूछ रहे हो तुम। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ख़वातीन को तलाक होती थी और वो बड़े इजीली जो थे वो शादी करती थी और लोग एक्सेप्ट भी करते थे उनको। उस टाइम पे तलाक को कोई टैबू नहीं समझा जाता था, तलाक को कोई बुरी चीज़ नहीं समझी जाती थी। मगर आज के दौर में तलाक आपके लिए एक चेज़ा है, आपके लिए एक कंट्रोवर्सी है। शोबिज़ में किसी की तलाक हो जाए तो उसे लथाड़ने के लिए बैठे रहते हैं आप लोग। अगर शोबिज़ से हटके किसी बंदे की तलाक हो जाए तो फ़ौरन कह देंगे ख़राब भी होगी। आज इस पे बात करेंगे। फिर ये जो ट्रॉमा है और ये जो माशरा है, इसको ये तलाक़ी याफ्ता औरत लेती कैसे है। साथ दीजिएगा मेरा, डॉक्टर उम्मे रुबाब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। कैसे देखती हैं बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी इस टॉपिक पे? जी, अगर हम इसके डिवोर्स को देखें तो जो भी खातून है या कोई भी खातून खुशी से डिवोर्स का स्टेप नहीं लेती। अगर कोई खातून डिवोर्स खुद ले रही है तो ज़ाहिरी बात है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसे मसाइल इन्वॉल्व होंगे जो अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। वो अपने इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहती है, अपनी ज़हनी सुकून को भी प्रेफर कर रही है अगर वो खुद डिवोर्स की तरफ जा रही है। और अगर डिवोर्स मिल रही है तो अगेन कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलेटेड फैक्टर्स चल रहे होंगे जिसकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से माशरे में होता ये है कि मर्द अगर डिवोर्स लेता है, देता है डिवोर्स, तो उसको उस तरह से नहीं कहा जाता, बट खातून की फ़ौरन कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। ये तो थी ही ऐसी, ये तैयार ऐसे होती थी ना, इसका तो फलां के साथ चक्कर था। तो हमारे यहाँ खातून को ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, जबकि मर्द की जिस तरह भी आपने कहा दूसरी शादी क्या तीसरी शादी पे भी वो जा सकता है। खातून की एक दफ़ा डिवोर्स ही होना फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बन जाता है, फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उस खातून के लिए उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इवन अगर घर में कोई छोटी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई तो उसमें भी पेरेंट्स का कहना ये होता है तुम सामने ना आना, नए ससुराल वालों को बताया नहीं जाता कि जी बड़ी बहन की इस तरह कोई डिवोर्स हुई है, क्योंकि वो लोग कहेंगे अगर बड़ी बहन ने घर नहीं बसाया तो छोटी भी नहीं बसा पाएगी। तो ये वाले फैक्टर्स जौन से हैं खातून के लिए भी बहुत टॉर्चरस होते हैं और प्लस फैमिली के लिए भी हैं। और आपको पता है मोस्टली जब आप किसी के घर पे जाते हैं ना कोई रिश्ता देखने के लिए,
और अगर किसी बड़ी बहन की कोई डिवोर्स हुई है, तलाक याफ्ता, वो घर बैठी हुई है, तो फिर छुपा लेते हैं, उसकी तलाक के बारे में बताते नहीं हैं, ये नहीं बताते कि इसकी डिवोर्स हो गई है, बोलते हैं आई हुई है, मिलने के लिए आई हुई है, रहने आई हुई है। ऐसे ही है, क्योंकि जो आने वाले रिश्ता देखने आए हैं छोटी बहन का, वो कहेंगे नहीं भी इनके घर में तो रवाज ही ये है, इनकी पहली बेटी भी ऐसी थी, दूसरी भी ऐसी निकलेगी, घर बसाना नहीं जानते, घर बसाना नहीं जानते। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक शादी है, कामयाब शादी है, उसकी अलामत ही ये है कि आप इकट्ठे रह रहे हो। अगर आप डिवोर्स ले लेती हैं तो वो खातून का फेलियर कंसीडर किया जाता है कि जी यही कमज़ोर थी, यही नाकाम थी, ये ज़िंदगी में भी नाकाम होगी। तो कंसीडर क्या किया जा रहा है, अगर एक खातून शादी को बरकरार रखे हुए है तो वो एक सक्सेसफुल औरत है, अगर शादी नहीं वो निभा पाई तो कंसीडर ये किया जा रहा है कि वो नाकाम है, कमज़ोर है, या उसका कैरेक्टर जौन सा है खुदा न खास्ता उसमें कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी औरत, चाहे अच्छी हो बुरी हो, किसी भी कैरेक्टर के हिसाब की औरत हो, अच्छे बुरे कैरेक्टर की भी जो औरतें हैं ना, मैं कहती हूँ हर पहलू को आप डाल दें, सब पहलू देख लें, कोई औरत अपना घर खुशी से बर्बाद नहीं करती, ख़राब नहीं करती जब तक उसको कोई एक उसका बहुत कहते हैं ना ग्लास में से पानी बाहर ना आ जाए, यू नो, देखिए तक कि वो अपना घर बर्बाद नहीं करती। ग्लास की एक कैपेसिटी है ना, आप उसमें पानी डाले जाएंगे, जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद पानी गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम इंसानों की भी एक कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की चीज़ों को, जब वो कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद आउटबर्स्ट ही होगा ना, या कोई इस तरह का अगर तलाक का डिसीजन ले रहा है तो वो इसी वजह से लेगा। अच्छा, कुछ जगहों पर कहा जाता है कि इसका मियाँ अच्छा था, इसने खुद ख़राब किया है। खुद खराब करना क्या होता है, मुझे भी बताएं, क्या होता है कि कोई अच्छा उसमें ज्यादातर खराब कर सकता है कोई? देखिए हमारे यहाँ ज्यादा ब्लेम खातून को ही दिया जाता है। मर्द हमेशा अच्छा ही होता है, मर्द जैसा भी हो, उसका कैरेक्टर जैसा भी हो, उसके लिए सब चीजें जौन सी आप कह दें एक्सेप्टेबल हैं। खातून ने ही खराब किया, खातून ही ऐसी थी। मर्द को कैसे खराब करती है खातून, बताइए। औरत या खातून जौन सी मर्द को खराब नहीं करती। हाँ, उसकी जिस बेचारी की डिवोर्स सुनो उसके बारे में यही सुनने को मिलता है, और वो बेचारी इस ट्रॉमे में होती है। आप देखो माहिर नफ्सियात हैं, आप ज्यादा अच्छा बताएंगे, वो खुद भी एक्सेप्ट करती है, कहती है मेरा मियाँ ऐसा था नहीं, मैंने खुद खराब कर दिया था। सुनिए, बिल्कुल उसमें ये है कि जब आप ब्लेम करते जाएंगे, जो कुछ हुआ इस खातून की वजह से हुआ, ये बड़ी लाडली थी ना, इसको तो आदत ही नहीं थी काम करने की, तो ससुराल में जाके भी वही लाड इसने दिखाने की कोशिश की। यूजुअली ये भी स्टेटमेंट्स बोली जाती हैं। तो जब इस तरह की लेबलिंग की जाएगी, जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तो एक स्टेज आएगी कि खातून भी वो इंटरनलाइज करने लग पड़ेगी, हाँ मेरी वजह से हुआ, मेरी ही कुछ हरकतें ठीक नहीं थी ना, इसी वजह से डिवोर्स हुई। तो वो इंटरनलाइज कर लेगी, क्योंकि सपोर्ट नहीं है उसको हर कोई ब्लेम कर रहा है, वो चाहे फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, कोई है, इन-लॉज हैं, वो सब उसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो एक स्टेज आके वो अपने आप को हेल्पलेस फील करती है और उसको लगता है जी सब कुछ जो हुआ है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। और कुछ जगहों पे ये भी कह दिया जाता है ना कि जैसे अगर कोई लड़की है, शादी करके गई है, उससे काम करवाया जा रहा है, उससे कमवाया जा रहा है, ठीक है, उसको फैमिली लाइफ दी नहीं जा रही, उसको सिर्फ मनी मशीन बनाया हुआ है। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, लड़के निकम्मे हैं, लड़कियाँ आके कमाती हैं, घर चलाती है, ससुराल चलाती है, तो बाद में जब डिवोर्स हो जाती है तो वो उनको ब्लेम ठहराते हैं कि कभी आपने अपने मियाँ को बोला ही नहीं जाके काम करो, खुद कमा रही थी, कभी आपने अपने मियाँ को बोला ही नहीं ये करो, तो उस पर भी ब्लेम गेम औरत को दिया जाता है। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं, देखा है ना आपने, कितनी औरतें बाहर काम करी है, मियाँ घर बैठ के सो रहे हैं। ऐसे ही है, और उसमें बल्कि खातून अगर बाहर काम भी कर रही है वो घर को भी मैनेज कर रही है, और उससे कहा जा रहा है कि क्या तुम एक्स्ट्रा कर रही हो, सब खवातीन कर रही हैं। तो बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा काम कर रही है या घर को मैनेज करने के लिए, अपने रिश्ते को चलाने के लिए कर रही है, उसको कहीं ये चीज़ ना आ जाए कि जी मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, मैं कमा के भी ला रही हूँ, घर भी मैनेज कर रही हूँ, तो वहीं पर उस चीज़ को आप कह लें स्नब किया जाता है, या वो ये जहन में ख्याल भी ना लाए कि वो एक्स्ट्रा काम कर रही है, तुम करती क्या हो, सब खवातीन ही करती हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, वो जानबूझ के दी जाती हैं कि वो उसके जहन में ये चीज़ ना आए कि वो हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, वो फैमिली को, बच्चों को लेके चल रही है। कुछ औरतें अपने मियाँ से कपड़े नहीं मांगती, जूती नहीं मांगती, चीज़ें नहीं मांगती, ठीक है। इसके ऊपर ज़रा मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर आप आइए, फिर बात करते हैं। अच्छा, मेरी एक दोस्त है नाज़रीन, वो ना अभी बेचारी काफ़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि ना वो अब अपने ऊपर इस इल्ज़ाम को लेती हैं कि मेरी वजह से मेरा शौहर ख़राब हो गया, और अब ये मानने भी लग गई हैं
ईद, बकरीद, शादी ब्याह, ना अपने लिए ना अपने बच्चे के लिए उन्होंने कभी कोई कपड़ा, जोड़ा, चप्पल मांगी कोई नहीं उनसे, ना उनको कभी फोर्स किया मुझे ये ला के दो, मुझे चूड़ी बनवा के दो, मुझे मेहंदी लगवा के लाओ, मुझे शॉपिंग करवाओ, गर्मी के जोड़े करवाओ, कुछ नहीं। जो चीज़ चाहिए होती थी अपनी अम्मी से जाके मांग लेना, अपने अब्बू से मांग लेना, अपना सारा काम, अपनी चीज़ें जो है ना, जो ख्वाहिशात हैं वो अपने मैके से पूरी करवा लेना। तो मियाँ को आदत ही कोई नहीं है, ना मियाँ से खर्चा लेती है, ना पॉकेट मनी लेती हैं, जो चाहिए होता है। अब्बू ने मेरी पॉकेट मनी बांधी हुई है, अब्बू की पेंशन आती है, उसकी पेंशन की जो है ना आधी तनख्वाह मुझे मिलती है, हम 2 बहनें, मुझे और दूसरी बहन को जाती है। अब सिचुएशन उसकी मेंटल ये हो गई है नाजरीन कि वो ये कहती है कि सारी सिचुएशन मेरी वजह से हुई है, मैंने अपनी मियाँ को खुद ख़राब की है। क्योंकि उसके घर वाले भी कहते हैं, उसकी बहनें भी कहती हैं, उसको ससुराल वाले भी कहते हैं कि जो कुछ किया है तुमने खुद किया है, तुम भुगतो। अब क्या सिचुएशन है? अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर वही बात आपने शुरू में आदत ही नहीं डाली, एक पर्सन में तो एक्सेप्टेंस थी तो नहीं ना, गलती है औरत की। औरत के साथ साथ मैं मर्द की भी गलती कहूँगी। आपके घर एक शादी करके खातून आ रही है, अपना मेका सब कुछ छोड़ के आ रही है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए था। ज़रूरी नहीं कि बीवी आपसे कुछ मांगे तो आप ही उसको शॉपिंग करा के देंगे, आपको उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का खुद ख्याल रखना चाहिए। कोई ईद आई है, कोई त्यौहार है, तो आप खुद उसको कहें ना कि तुम्हें कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, तो उसमें दोनों का रोल आ जाता है। प्लस अगर खातून ये उन्होंने ऐसा किया तो उनका भी अगर हम बैकग्राउंड, मैं उसमें सिंपली ये कहूँगी कि ये ज़्यादातर वो लड़कियां करती हैं जिनके पेरेंट्स उनको बग़ैर कोई चीज़ मांगे बग़ैर ही उनको चीज़ें, उनकी ज़रूरियात पूरी करती हैं। हाँ। उनको खुद चीज़ें ला के देते हैं, तो वो शुरू से ब्रॉटअप ऐसा हुआ कि लड़की को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ। अब वही प्रैक्टिस उसने जब वो अपने ससुराल आई अपने मियाँ के साथ भी की। ऐसे है। अब मियाँ की आदत थी, अगर उस तरह देखा जाए, उसने भी नहीं कंसीडर किया भी ये खातून आई है, मेरी बीवी है, उसका राइट बनता है कि मैं उससे उसकी जरूरियात का पूछूं, तो वो बोथ साइड्स पे चला है। हाँ, दोनों का situation कसूर बड़ी worst जी, हो दो गई है। अगर देखा जाए तो दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खातून ने खराब किया, वो मर्द की भी जिम्मेदारी थी। अब बच्चा जो की। है 8-10 साल का हो गया, अब बच्चे की जो ख्वाहिशें होती हैं, चीज़ें होती हैं, अब बच्चा तो 8-10 साल का जिद करता है, कहीं बाहर निकलो तो बोलेगा मुझे ये बर्गर खिला दें, मुझे ये टॉय दिला दें, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे शर्ट लेनी है, मुझे कुछ लेना है। बच्चे तो अपनी ख्वाहिश मांगेंगे। अब जब वो मांगते हैं तो उसके अंदर आदत ही कोई नहीं है, वो कहते नहीं मामा से बात करो। क्योंकि जब उसने अपनी मिसेस को ही नहीं लेके दिया, अपनी बीवी को ही नहीं लेके दिया, उसको feel तो होता जाहिर बात है उसको पता है बीवी अपने मेके से पूरा करती है, मेके वाले उसको पैसे देते हैं। बच्चा अगर कुछ डिमांड कर रहा है तो वो वही कहेगा भाई जहाँ से माँ पूरा कर रही है अपने खर्चे, तुम भी वहीं से कर लो। समहाउ कहीं ना कहीं जैसे हम पूरा कसूरवार जो है मर्द को नहीं ठहराते, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भले 1-2 पॉइंट गलती होती है औरत की, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर जाती है कि जब जहाँ अपने हक के लिए बात करनी होती है करती नहीं है, जब उसके साथ बुरा हो रहा होता है तो उस वक्त आवाज़ नहीं उठाती। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है कि जब मियाँ जब डिवोर्स वाली सिचुएशन आती है, ज़्यादा तब भी आती है ना जब मियाँ कोई चीज़ उठा के फेंक के मार दे औरत पे, उठ के चांटा मार दे, किसी के सामने उठ के थप्पड़ मार दे, माँ के सामने, बहनों के सामने, घर वालों के सामने गाली दे दे, ठीक है, या उसको बोले अपने बाप के घर में जाओ, या उसके माँ बाप की इज्जत ना करे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स। तो उस टाइम पे जब मर्द भी मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं उसके कैरेक्टर पे जाके हिट कर देना, जबकि पता वो ऐसी नहीं है, तो ये औरत भी तो चुप रह जाती है ना, 2 मिनट के लिए हाथ पकड़ा ठीक हो जाती है। वहाँ पे काउंसलिंग क्यों नहीं करती मर्द की कि भाई मेरी इज्जत, मेरा म्यार सबके सामने, घर वालों के सामने ऊपर रखना है, मुझे जलील नहीं करना, मेरे इज्जत से बढ़कर, रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे स्नप क्यों नहीं करती औरत? चुप हो जाती है, हाथ पकड़ लिया, चलो ठीक है जानू जाने दो, बात नॉर्मल कर दो। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं नॉर्मल कर दो, मगर काउंसलिंग फिर किधर जाएगी? बच्चे को उस वक्त या तो उसके घर वाले समझाएं, या बीवी बैठ के समझाएं, या उसके घर वाले आए बेटी के, आके बात करें कि बेटी की इज्जत इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिश्ता। कि आप उसको जलीलो ख्वार कर रहे हैं, मार रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। खातून को चाहिए अपने राइट के लिए बात करे। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ के लिए आप लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। जो भी आपका राइट है, जहाँ पे आपके राइट्स आपसे लिए जा रहे हैं, आपके साथ बदसलूकी की जा रही है, एटलीस्ट आपको आवाज़ अपनी उठानी चाहिए। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो लड़के के हैं चाहे वो लड़की की साइड के हैं, ऐसे अगर आपका कोई क्लैश बहुत एक्सट्रीम पे चला गया है, उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। पेरेंट्स को, चाहे उनका बेटा है उसको भी समझाना चाहिए, लड़की वाले हैं, लड़की के पेरेंट्स हैं, उनको भी उस
जो मामला है उसमें इन्वॉल्व होके जिसे काउंसलिंग हम काउंसलिंग कह सकते हैं, सुलझाना चाहिए। सेकेंडली, शादी में कभी भी आपकी अच्छा, मामला सिर्फ यूँ सुलझा के लड़की को भेजना नहीं है कि जाओ तुम चली जाओ। मुझे लगता है इस वक्त काउंसलिंग की भी बड़ी शदीद जरूरत है कि नेक्स्ट स्टेप ऐसा बेटी के साथ फिर दोबारा ना होना। अगर सपोज ये आपने केस सुना जिसमें सास ने बहू को आग से जला के मार दिया, बिल्कुल। तो उसके पीछे घर वाले कहाँ थे? किसी ने काउंसलिंग नहीं की थी जब इस तरह के हालात हो रहे थे सास के साथ, मियाँ के साथ। तो मैं ये कहती हूँ, अच्छा फिर एक जगह हम तलाक को जैसे बुरा समझते हैं, तो इन सब जगहों पे मैं कहती हूँ तलाक ही बेहतर है। देखिए, अगर कहीं बहुत मारपीट हो रही है, इस तरह का इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है, अगर मर्द कर रहा है, मियाँ कर रहा है बीवी के साथ, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी बहुत टॉक्सिक किस्म का इंसान है, आदत इस तरह की हैं कि टॉर्चर करता है और उसको टॉर्चर करके बीवी को मज़ा आता है। तो ऐसे में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको ट्रीटमेंट दिलवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटी को समझाया, दोनों मियाँ बीवी को समझाया और बेटी को दोबारा उसी इंसान के पास छोड़ दिया आपने, वो दोबारा मारपीट करेगा। उसका पैटर्न है, हैबिट बन चुकी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे, उसको समझाएंगे एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, उसको समझाएंगे कि भाई आपको मदद की ज़रूरत है, इस टाइम आपको थेरेपी की ज़रूरत है। मर्द को ये बात बुरी लगती है, अगर बुरी लगती है, देखिए वो ये कहता है मुझे पागल कह रहे हो, देखें पागल समझती हो तो मुझको। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो अना की बेस पे नहीं चलता, जहाँ पे आप अपनी अना दिखाएं तो शादी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपके मसाइल होंगे, घर खराब होगा। छोटे छोटे मसले पे अगर आप अपनी अना दिखाते हैं, मैं ये मुझे ऐसा कह दिया तो क्यों कह दिया, तो घर खराब होगा। असल में हमारे घरों की जो सासें होती है ना, जब शादी होने वाली होती है ना, तो सपोज आप बेटा है मेरा, तो मैं आपको बैठ के पता है क्या कहूँगी, बेटा शादी तुम्हारी हो रही है, बस कल तक अब रुखसती हो जाएगी, वो घर आ जाएगी। ज़्यादा सर ना चढ़ाना उसको, ठीक है, उसकी हर बात पूरी ना करना, ठीक है, आसमान पे बिठा के ना रखना, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड रखना, बिछ ना जाना। बेटा उसको बताना है तुमने कि माँ और बाप सबसे पहले, अगर उनकी खिदमत, उनकी चीज़ें, उनकी बात नहीं मानोगी तो फिर अपने घर जाके बैठोगी। ये पहले दिन समझा दोगे, एक हफ्ता शादी का उसको सही तरीके से दिखा दोगे तो ठीक रहेगी, वरना हाथ से निकल जाएगी। उसको कोई बात है, कोई मसला है, बेटा उसको बोलना है मेरे पास आए, मुझसे इजाज़त ले, फिर घर से जाए, और मेरे से पूछे बगैर फजूल में अपनी माँ के साथ फ़ोन पे ना लगी रहे, रोज़ ना फ़ोन पे लगी रहे, ऐसे ना हो मैं के नहीं जा सकती जब तक मुझसे ना पूछे। ये आपने रूल बेटा उसको खुद बताने। तो ये माएँ भी तो बेटों को इस तरह की कहानियाँ समझाती हैं ना कि हाथ में रखना है उसको, मुट्ठी में बेटा, सारी उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी और पैसा इतना नहीं उड़ाना है, ठीक है बेटा, ये आपको समझ जानी चाहिए बात है, वरना फिर आप देख लें फलानी का जो हाल हुआ था आपका भी यही हाल होगा। तो शादी से पहले उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी जाती है, काफ़ी जगहों पे ऐसा देखा गया है पहले से। फिर जब बहू घर में आती है तो एक ये कॉन्सेप्ट ये भी है कि शुरू में ही जॉन से उस पर इतना प्रेशर डालो ताकि बहू आपके घर की आदी हो जाए, यूज्ड टू हो जाए। जी, यूज्ड टू हो जाए। जानबूझ के अपने घर की जो कोई मेड्स होंगी उनको भी निकाल देंगे, छुट्टियों पे भेज देंगे। कुछ घरों में ऐसा होता है, बिल्कुल। शेफ होगा भी तो कहेंगे नहीं, कुकिंग सारे घर वालों की बेटा तूने करनी है, तुमने करनी है, ताकि वो शुरू से ही आप जिस तरह उसको पैटर्न पे चलाना चाह रहे हैं वो उसी पैटर्न पे चलना शुरू कर दे। तो कुछ घरों में ऐसा होता है, सासें इसी तरह की होती हैं। मुझे बताइए कि ये बात क्यों नहीं करती सास बेटे को बिठा के कि बेटा कल तुम्हारी शादी है, हम बहू लाने लगे, बेटी लाने लगी किसी की, तो अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पे। हम किसी का बिल्ली का बच्चा भी उठा के गली से ले आएंगे ना, तो उसको भी पालना, उसकी चीज़ें देखना, उसको पानी देना, उसको फूड देना, उसका सब हम पे कितनी जिम्मेदारी। उसको सर्दी तो नहीं लग रही, उसको गर्मी तो नहीं लग रही, तो हर तरीके से हम एक बिल्ली के बच्चे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो एक जीता जागता इंसान ला रहे हैं, बेटा तुमने उसके साथ कोई ज़बान, अपना किरदार अच्छा दिखाना है ताकि वो कल को मेरी, तुम्हारे बाबा की इज़्ज़त करे, ख़ानदान की इज़्ज़त करे कि ये अच्छे ख़ानदान में आई है, वरना आपके किरदार से ना हमारा जो है ना मेयार गिर जाएगा। बेटा आपने धीमे लहजे में, प्यार मोहब्बत से उसको फील ना होने देना कि अपना घर छोड़ के आई है। बहुत ख्याल रखना बेटा, ऐसी बातें नहीं होती, ऐसी बात करते हैं सही बातें करी मैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, सही बता रही हूँ मैं, समझे मेरी बात को, ये नहीं होता, ब्रेक लीजिएगा। अब बताएं ना मुझे कि अगर सारी सासें ऐसे बच्चों को तरबियत देना शुरू कर दें कि किसी की बेटी ब्याह के ला रहे हैं, उसका बहुत ख्याल रखना, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह सास भी तो कभी बहू बन के आई थी ना। सपोज अगर
आपने एज अ सास जब आप बहू बन के आई थी, आपने वो मसाइल फेस किए, तो आप तो बेहतर तौर पे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए उस बहू के बारे में कि जी मेरे साथ ये हुआ तो मेरी बहू के साथ वैसा ना हो। तो ट्रेनिंग जौन सी है, ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ा लिखा दें, उसमें बच्चों की तरबियत में ये भी आ जाता है कि आप अपने बेटे को ये समझाएं कि जो खातून आ रही है वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ रही है, आपके साथ आके रहेगी, तो आपने उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। जिस तरह आपकी बेटी किसी दूसरे घर में, ऐसी सासें जो होती हैं जब इनकी अपनी बेटी कहीं और जाती है तो उसके लिए वही नरम दिल होता है, हमेशा बेटी की सपोर्ट होती है। बट अगर किसी की बेटी अपने घर बहू बन के आ रही है तो वो सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ पे सास को अपने बेटे को, या अगर ऐसी तरबियत शुरू कर दें कि भी इंसान आ रहा है हमारे घर में, उसका ख्याल रखना है। आज तुम किसी की बेटी का ख्याल रखोगे तो कल को तुम्हारी बेटी का भी कोई ख्याल रखेगा। आपको पता है ऐसे ऐसे सीन होते हैं कुछ घरों में, सासें जाती हैं बहुओं की अलमारियाँ खोलती हैं और चेक करती हैं कि बेटा लेके गया था बाहर मेरी बहू को तो दिला के क्या क्या लाया है, कपड़े क्या क्या दिलाए, और पूछ रही होती हैं कपड़ों में से ए कित्थों आया है, ए कित्थों ला के देता है, ए के किन्नू ला के देता है, करो लेके आई हो, ये कहाँ से लेके आई हो। तो टॉर्चर किया जाता है मेंटली लड़की को, और लड़की बता दे कि आपके बेटे ने लेके दिया है ना, तो फिर बेटे के पास जाके उसकी अच्छी खासी लथाड़ती हैं, उसको लाके दे दिए, तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, तुमने मुझे एक जोड़ा लाके दिया, तुमने उसको 2 जोड़े लाके दिए, कहाँ से लाके दिया ये जोड़ा उसको, मुझे क्यों नहीं दिखाया था पहले, मुझे इस तरीके का जोड़ा चाहिए था, उसको उठा के दे दिया। उसकी कोई उम्र है ये पहनने वाली, किसको दिखाएगी जा जाके ये कपड़े पहन पहन के। मेरी उम्र थी, मुझे 10 लोगों में उठना बैठना होता है, लोग क्या कहेंगे बेटा इतना कमाता है, पैसे नहीं खर्चा करता अपने माँ पे, बताओ मैं बैठ के लोगों को कैसी जिंदगी करके रखे, ये वाली बातें कर करके टॉक्सिक। तो बहू के ऊपर मतलब खर्चा कर दिया, उसको जूती अच्छे कपड़े दिला दिए, तो माँ को भी दिला दिया उसने, मगर नहीं कंपटीशन, उसको 4 दिलाएं 4 मुझे दिलाओ। असल में इसमें अगर साइकोलॉजिकली देखें तो वो कंट्रोल है ना। आपका बेटा था, आपने शुरू से कंट्रोल रखा, मेरी मर्जी से वो खाता है, मेरी मर्जी से जहाँ जाता है जाना होता है। अब जब उसकी शादी हुई या शादी हो रही है तो मदर को वो एक कंट्रोल का है कि जी कंट्रोल मेरा लूज़ हो जाएगा। अब ये बेटा जौन सा ये तो हिस्सों में बट जाएगा ना, पहले सिर्फ मेरा बेटा था तो अब ये किसी खातून का हस्बैंड भी है, तो वो जो कंट्रोल लूज़ होने वाली चीज़ है उसकी वजह से वो इस तरह बिहेव करती हैं कि क्या दिलाया, कैसे दिलाया, कितने पैसे लगे, कहाँ लेके जा रहे हो, रोज़ क्यों लेके जा रहे हो। वो वहाँ पे उनको लगता है मेरा कंट्रोल लूज़ हो रहा है, ये बेटा जो था ये मेरी प्रॉपर्टी थी एक किस्म की, तो अब ये बीवी का ख्याल रख रहा है, बीवी का ध्यान रख रहा है, तो मुझे इग्नोर कर रहा है। ये इस वजह से इस तरह बिहेव करती हैं। कुछ सासें ऐसी होती हैं सारी सारी रात बैठ के ना 4-4 बजे तक 3-3 बजे तक अपनी टांगें दबाएंगी, तो बहू कमरे में इंतज़ार कर रही है, और अगर बहू ने आवाज़ उठा दी, बेटे को बोल दिया, तो वो बेटा आगे से ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरी गलती है, मुझे टाइम पे कमरे में आ जाना चाहिए था, मुझे तुम्हें भी टाइम देना चाहिए था। जब से आया वो माँ की टांगें दबा रहा है, माँ के पास बैठा हुआ है, बाप के कंधे दबा रहा है, बैठा हुआ है, मगर ना माँ सोच रही ना बाप सोच रहे कि एक लड़की को लेकर आए, ठीक है, वो वेट कर रही है अपने कमरे में, बर्तन शर्तन समेट के, किचन समेट के, अब वो वेट कर रही है, ज़रा उसको भी जाके उसका हाल चाल पूछो, सारे दिन की बात पूछो, उसकी भी तो थकन उतरे, औरत की भी तो थकन नहीं। उल्टा उसको जाके ये बोलेगा कि भाई तुम भी आ जाती, दबा देती, कितना सवाब का काम है, तुम्हें भी तो जलने के आके बैठ नहीं सकती तुम, अब तो एक टांग मैं दबा रहा हूँ, एक तुम दबा लो बैठ के। तो अब वो भी 4 बजे तक बैठ के टांगे दबाए, तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना या बच्चों की तैयारी करना, सुबह नाश्ते बनाना, खाना, तुम्हें ऑफिस भेजना, वो कैसे करेगी। अरे ऐसे ऐसे मसले सुनने को मिलते हैं, आपको पता है, मुझे तो लगता है पूरी दुनिया के मसले सुनने के लिए मैं बैठी हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं, अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे केसेस हैं, और मैं देखती हूँ कि यार ये औरतें कैसे जिंदा, कैसे नफ्सियाती मरीज़ क्यों नहीं हो गए। और हमारे तो शोबिस की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि उम्र रसीदा है, बच्ची भी नहीं है, मैं कहूँगी उम्र रसीदा औरतें हमारी कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, और वो टीवी शोज़ पे ऐसे मॉर्निंग शोज़ पे बैठ के ऐसी गलत तरबियत दे रही होती है ना, और बड़े फ़ख्र से बता रही होती हैं कि मैंने तो अपने बेटे की तलाक करा दी, मैंने तो अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी, मैं तो यूँ तो ये, मैं तो वो तो ये। भाई खुदा के लिए फिलर बुटॉक्स भरे हुए औरतों के मुंह में, खुदा की कसम, और ऐसे ऐसे बैठ के बात करती है नेशनल टीवियों पे। इतना कोई होश और ज्ञान नहीं होता कि किसी औरत की यार कैसी जहनी कैसी तकलीफ हो रही होगी, क्या हम माशरे को सिखा रहे हैं। अच्छा आपकी अपनी बेटियां भी होती हैं आगे, अपनी बेटियां आपकी दिख भी रही है कि कैसे खुशो खर्रम दुनिया जी रही हैं, और जो दूसरी आप लेकर आती हैं उसको आप कुचल कर रख देती हैं पैरों के नीचे। ये कोई अच्छी हरकतें तो नहीं है, हम माशरे को क्या सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद किसी बेटी की तलाक करा के उसको कहते हैं तलाकी याफ्ता, क्या घर बसाया तूने अपना, फेलियर, नाकाम औरत, तलाक, टैबू है तेरे ऊपर, तलाक की याफ्ता औरत है, किसी से शादी होगी तेरी तो यूज्ड माल है तू,
बनाने वाला कौन है? ये औरतें। बात करनी चाहिए इसके ऊपर, हमें माशरे में इस पे बात नहीं करते, ब्रेक लेते हैं। हमारे एक मौलवी भाई बैठे होते हैं, मैंने उनसे भी अभी मशवरा किया, पूछा, मैंने कहा मैंने सही बोला है गलत बोला है? नाम किसी का नहीं मैं लेती, मगर माशरे को बात असल पता चलनी चाहिए। यार औरत ऐसे तो हम मार देंगे, औरत अंदर ही अंदर घुटी पड़ी है, मरी पड़ी है, उसको फिर हम जब इस तरह का टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा, इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो ख़ातून परेशान भी होगी, स्ट्रेस में भी होगी, डिप्रेशन में भी जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है, फैमिली ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज है कि जी लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ ये बहुत चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी को तलाक हो गई, ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। फैमिली ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज है, लड़की डबल ट्रॉमाटाइज होगी। उसको अपने आप को भी संभालना है, उसको लोगों की बातें भी सुननी है, रिश्तेदारों की बातें भी सुननी है। तो ऐसे में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो मर्द है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक खातून आपके घर आ रही है, आपने अब टाइम को इक्वली डिवाइड करना है। वालिदैन हैं, ठीक है, उनके अपने हकूक़ हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह है। आपके जो बहन भाई हैं उनके अपने कुछ हकूक़ हैं, बट जो आपके घर खातून आ रही है, बीवी आ रही है आपकी, उसके अपने राइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर मर्द मैनेज करना चाहे तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है और घर बड़े अच्छे तरीके से चलेगा भी। अगर आप एक ही पार्टी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, दूसरी को इग्नोर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर मसाइल भी होंगे, क्लैशेस भी आएंगे। अब एक हमारी और मेरी एक दोस्त है बेचारी ना, उसकी स्कूल फ्रेंड थी, ठीक है, उसकी कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अब वो जब शादी होती, शादी के बाद उसके मिलने के लिए आती है, उसके घर पे उससे टाइम स्पेंड करने के लिए आती है। तो वो चाय पीने आई है, उसके साथ बैठी हैं, तो वो ना उसकी सास भी आके बैठ जाएंगी, उसकी नंद भी आके बैठ जाएगी, उसके घर में जो है ना सारी आके जिठानियाँ बैठ जाएंगी उसके साथ, उसकी बातें सुनेंगी। अच्छा ये हुआ था, अच्छा तुम कहाँ रहती हो, अच्छा बताओ तुम्हारी शादी कहाँ हुई है, अच्छा तुम्हारी नहीं हुई, अच्छा इतना लेट हो गया, करा लो, ठीक है। ऐसी उसकी सारी बातें सुनती रहेंगी। भाई वो उसकी दोस्त है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने आई है, उसका मी टाइम है, उसका पर्सनल टाइम है, उसका फ्रेंड टाइम है, उसको गुजारने दो यार। नहीं, बैठी हुई है वो, जब वो बेचारी उसकी सहेलियाँ हैं वो आके साथ बैठ जाए, अच्छा और बताओ खाना पकाना आता है, तुम्हारी अम्मी क्या करती है, तुम्हारे भाई थोड़ी देर की एक होती है, आप सलाम दुआ किया, मिला, चलो तुम लोग बेटा एंजॉय करो, आप चले गए। बहू का भी एक टाइम है, उसको नहीं। और अब अगर उसने बाहर जाना शुरू कर दिया था, कैफ़े शॉप्स में बैठना शुरू कर दिया अपनी दोस्तों वगैरह को मिला के कि भाई हम यहाँ बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और शाम को, अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है उसकी सास, उसको कहती है हाँ वो देखने में ख़राब लगती थी, कैरेक्टरलेस लगती थी इसकी सहेली, इसको भी ख़राब कर रही है। अब बेटे को भड़का रही है रोज़ सुबह कि भाई तुम उसको समझाओ कि वो उसके साथ नहीं मिलेगी, उसने रहना है, उसने घर बसाना है, तो अपनी सहेलियाँ छोड़ दे, ये बाहर जाने का कोई तुक नहीं। भाई घर आती है तो उसको टाइम नहीं देते हो, आप मिलने नहीं देते हो, बात नहीं करने देते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये मेंटल टॉर्चर है, ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, अजाब है। इस घर में ऐसे कैसे कोई रह सकता है, बताएं मुझे आप। देखिए, हर रिश्ते की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, हर रिश्ते की कोई पर्सनल स्पेस है। वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो सास बहू का रिश्ता है। आप जब किसी पर्सन की पर्सनल स्पेस में एंटर हो जाएंगे, आपने बहुत उसको कवर कर लिया, तो उसका दम घुटेगा ना, उसका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उसमें यही है, आप सर्टन बाउंड्रीज सेट करें, शुरू से ही आप अपनी बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर दें। एज आ बहू हैं आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेना। आप पहले से ही इज़्ज़त एहतराम से कह दें, आंटी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा गपशप करूँगी। तो आप अगर इस तरह से पहले से थोड़ा सा कम्युनिकेट कर दें, वो आएँ, वो मिलें। हमारे माशरे में सासें बर्दाश्त नहीं करती देखें, उसमें सिंपली ये आता है कि जी इसने आपको लगता है आज के दौर की जितनी भी लड़कियां हैं, मुझे लगता है सारी बाअदब है, बड़ी रिस्पेक्ट करने वाली हैं बड़ों की, और बड़ी सही है, बैलेंस है। हर लड़की ख़राब नहीं है, हर लड़की उसको कहाँ शौक कि मैं जिस घर में रह रही हूँ उस घर को अपने लिए अजाब बना लूँ, अपने लिए अजियत वाला बना लूँ। जब उनके लिए काम कर रही है, खाने पका के दे रही है, उनकी खिदमतें कर रही है, उनके घर वालों को देख रही है, उनके मियाँ मतलब अपने ससुर को देख रही है, अपने मियाँ को देख रही है, ठीक है, अपने देवर नंद सबको, तो फिर थोड़ी तो स्पेस देना उसको। उसके अंदर भी तो एक बच्चा है, खेलेगा कूदेगा इंजॉय करेगा। अगर अपनी सहेली से बात कर ली, मुलाकात कर ली, तो हर चीज़ की इतनी सख्त क्यों है, एक बाउंड्री क्यों है इजाज़तों की कि क्या मेरी सहेली आ सकती है? उन्हें कहा नहीं बेटा आज नहीं, हम आपको बताएंगे कब आना है। भाई इसमें क्या चला जाता, घंटा आएगी, मिलेगी, ड्राइंग रूम बैठेगी, चाय पिएगी, चली जाएगी।
हर चीज़ में इतनी अकड़ अना क्यों है, ये इतनी मैं क्यों है सासों के अंदर। मैं हर सास को बुरा नहीं कह रही है, दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छी सासें भी मौजूद हैं, बहुत अच्छी सासें भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये जो अभी कामयाब औरतें आप देखते हैं, जैसे ये इनको देख लें, और भी बहुत सी कामयाब ऐसी औरतें हैं, उनके पीछे उनके सासों का भी सपोर्ट होता है, दिमाग में रखिएगा। वो उनके बच्चे भी संभाल रही होती हैं और बहू को कहती है तुम डॉक्टर हो बेटा, अपनी फील्ड मत छोड़ो बेटा, तुम ये हो, तुम अपनी डिग्री पूरी कर लो, ऐसी भी सासें होती हैं। मगर मोस्टली जो हमारा माशरा है ना, वो इसी सेंस का है कि बाहर क्यों जाएगी, अच्छा हाँ लड़कों को दिखा रही होगी कैफे शॉप में बैठ के, बेटे को भड़का रही है। इतना माइंडसेट क्यों नहीं थोड़ा नॉर्मल हो सकता है कि अगर दो लड़कियां कोई अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पे जा रही है तो चले जाए, बल्कि पैसे दे दिए कि जाओ बेटा मेरे लिए भी जाते हुए कोई शॉल लेकर आना, ये लो बेटा, पैसे कम ना पड़े और भी ले लो। उसमें देखें, अगर हम माइंडसेट चेंज करने की बात करते हैं तो जिस तरह अब जो बहुएं हैं इस स्टेज पे हैं, कल को इन्होंने भी सास बनना है, तो आपके साथ जो हुआ ज़रूरी नहीं आप उसको आगे पास ऑन करें। आपने जो जो चीज़ सफ़र की, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आई, आप एज अ ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को सोचें कि कल को जब मेरी बहू आएगी तो मैंने उसे कहाँ कहाँ फैसिलिटेट करना है। मेरे मियाँ में अगर ये प्रॉब्लम्स थी तो मैंने अपने बेटे की तरबियत कैसे करनी है, ताकि कल को जो इसके घर बेटी आनी है, बहू बन के आनी है, बीवी बन के आनी है, उसको ये प्रॉब्लम ना एक्सपीरियंस करनी पड़े। तो अगर हम ये कहें कि हम टोटली एकदम सब कुछ चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी जो ये आजकल की जनरेशन है, जो आजकल की बहुएं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हैं, अगर वो खुद सोचें कि जी जो कल को मेरे घर बहू आएगी मैंने उस पर ये इस तरह के अजाब नहीं गिराने जो मेरे ऊपर गिरे, तो माशरा बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। बेटों की तरबियत अगर आप इस तरह से करनी शुरू कर देंगी, उससे भी बेहतरी आएगी। क्या बात है। और आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो मिनिस्टर लेवल तक बड़े बड़े ओहदेदार जो लोग शादियाँ करते हैं, ट्रेंडिंग पे जिनकी शादियाँ रील्स जा रही होती हैं, जिनके लड़की के कपड़े जोड़े सब कुछ डिस्कस करे जा रहे होते हैं, लड़के के भी शादी के फंक्शंस, डांसेस, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स सब कुछ डिस्कस किए जा रहे होते हैं, वहाँ पे शायद मैंने एक भी आज तक कोई ऐसी रील नहीं देखी जिसमें मैं ये देखूं कि कोई शादीशुदा औरत की बहुत अच्छी शादी हुई हो, सिवाय मायरा खान, ठीक है, जिसको मैं एक पॉइंट कर सकती हूँ, मगर देखें ना एक दो लोग हैं, तो कोई ऐसे जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और उसके बाद अगर उनकी कोई अच्छी शादी है और किसी ने कहा हो कि भाई मैं उसको ब्याह के लेकर आया हूँ, या फिर कोई शादीशुदा औरत, तो ये ऐसा नहीं देखा मैंने कि कोई तलाक़ी याफ्ता औरत को कोई बड़े मज़े से फ़ख्र से ब्याह के लेकर आया और बड़ा जश्न करे। ठीक है, लाएंगे तो भाई यही कहेंगे भाई हमने एहसान किया हमने तो उससे शादी कर ली। एनीवे, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद है, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, इनकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी है वो अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत अपना दीवाना बना रही है। सोशल मीडिया पे बहुत कम वक्त में, मतलब अगर आप कहें 10 महीने में, इन्होंने अपना जो है ना नाम बना लिया सोशल मीडिया के ऊपर। और नाम तो नाम ऐसा बनाया कि जिसमें कोई, अगर मैं कहूँ ना कि गलत रीज़न्स को लेके वो नहीं बनाया, गलत तरीके से नहीं बनाया, कोई गालम गलौज नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई लाइव गेम्स में आके कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं की, ठीक है, ना ही तो कोई ऐसी फहाशी हरकतें कोई ऐसी की जिसकी वजह से ये इतने पॉपुलर हो गए। मगर इनकी पॉपुलरिटी का क्या राज है ये मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगी। ठीक है, ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, हमारे पास जो मेहमान है, वायरल होने के लिए कोई आपको उल्टी सीधी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि वायरल होना है तो ये लाजमी है, कोई गंदी बातें करो, कोई गलत हरकत करो, कंट्रोवर्शियल हो जाओ, तो उसके हिसाब से आप वायरल नहीं हो सकते। आप वायरल ऐसे भी हो सकते हैं। लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं इनकी लाइफस्टाइल। हमारे साथ मौजूद है सुमान विर्क, वेरी यंग बॉय एंड वेरी टैलेंटेड, और बड़े कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे तो भी मिलके इनसे बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मिलकर बहुत खुश हुई। वाह। अच्छा, मैं पहले सोशल मीडिया की बात थोड़ी बाद में करूँगी, एक ज़रूरी बात करना ज़रूरी है। हिरन मीनार जहाँ पे है ना शेखुपुरा, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है, ये वहाँ से आए, ये सारी इनकी लाइफस्टाइल सब कुछ जो है ना ये वहीं होती है। आपको पता है कि शेखू किसका नाम था, किसके नाम पे शेखुपुरा रखा गया है, और ये हिरन मीनार क्यों है वहाँ पे, इतनी जो एक अट्रैक्शन है जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं वो क्यों है? सबसे पहले ये पूछेंगे फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो फ़िज़ा अली साहिबा आपका
आपकी पूरी टीम का और चैनल का बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए माशाल्लाह। और रही बात क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शेखपुरा से है, मैं वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे बड़ा हुआ, तो शेखपुरा की बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं इन शॉर्ट आपको उसमें बता देता हूँ। बादशाह जहांगीर थे जिनका ताल्लुक़ लाहौर से था, तो वहाँ पे उनका मकबरा भी है। तो वो वहाँ से आया करते थे जहाँ पे इस टाइम हिरन मना रहा है, वहाँ पे शिकार के लिए। अच्छा। तो उनको शिकार का बड़ा, अपने साथियों दोस्तों के हमारा शिकार का बड़ा शौक था। उनकी एक पालतू हिरन थी एक, आप उसका नाम तो मुझे एग्जैक्टली इस टाइम याद नहीं, लेकिन पालतू हिरन थी जो उनके दिल के बड़ा करीब थी। तो उसकी खासियत थी कि जब क्योंकि उनको शिकार का बड़ा शौक था, तो खासियत थी कि जंगल से वो हिरन बाकी शिकार को लेकर आती थी जहाँ पे उनका तालाब हुआ करता था, तो और बादशाह वहाँ पे शिकार किया करते थे। अच्छा। बाई चांस कह लें कि अनफॉर्चुनेटली बादशाह से जब वो हिरन बाकी शिकार को लेकर आई, तो उनके अपने ही तीर से उनकी पालतू हिरन भी मारी गई। अच्छा। हाँ जी, जिसकी वजह से जिस पर उन्होंने हिरन को दफनाया और उसी के नाम पे एक मीनार बना दिया जिसका नाम आज शेखपुरा में हिरन मीनार है। अच्छा। और बादशाह को प्यार से शेखू भी कहा जाता था, जिसकी वजह से उन्हीं के नाम से हमारे शहर का नाम शेखपुरा आज उसी के नाम तो से। आपके अंदर भी बड़ा बादशाहत वाला सीन है, आप भी मुझे लगता है ये बादशाह साहब से ही जो है ना, इनसे इंस्पायर है थोड़ा। मुझे बताइए जो लाइफस्टाइल है, ये चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया पे तो हमने देखा उस्मान विर्क को देखा, मगर उस्मान विर्क रियल लाइफ में कौन है? जी बिल्कुल, उस्मान विर्क रियल लाइफ में भी उस्मान विर्क है, क्योंकि मैं आगे कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे वही बंदा चल सकता है या रह सकता है जो कैमरा के पीछे भी वही है और कैमरा के आगे भी वही है। तो मैं वही दिखाता हूँ, वही करता हूँ जो उस्मान एक्चुअली है। या उसके चश्मे के पीछे जो है, एक बार दिखा दें जरा उस्मान कौन से है। मुझे तो आपकी आंखें अच्छी लगी, मैं बिल्कुल मैं जरूर दिखाऊंगा। एक बार दिखा दें, अभी दिखा दूं, सिर्फ एक बार दिखा दें। ये कैमरा है, ये आंखों लोगों आगे में वो बड़ा प्यार करते हैं, कहीं और प्यार ना हो जाए। दिखाए ये है उस्मान विर्क, खुद प्यारे हैं माशाल्लाह, मगर आपने ऐनक के बगैर भी आप हैंडसम। चलिए बहुत शुक्रिया जी, हाँ, कोई शक नहीं। अच्छा, मेरे तो भाई हैं और मैं तो भाइयों की तरह इनको बहुत बिल्कुल, से बड़े प्यार से आपको ट्रीट करूंगी इधर। अच्छा उस्मान भाई, मुझे आई कैन कॉल यू भाई, राइट? जी एग्जैक्टली, क्यों नहीं, आप हमारी बहन है। तो उस्मान भाई मुझे ये बताइए कि जो लाइफस्टाइल है, ये चीजें जो है, ये आपको जद्दी पुश्ती मिली है, विरासत में मिल गई है, विरासत में, या फिर आपने इसके लिए स्ट्रगल की है, मेहनत की है? इसमें ये है कि पहली बात तो ये है कि हम अपने शहर में ही रहे हैं, हम कहीं उससे बाहर नहीं गए। कह लें कि इसमें मेरे बिल्कुल पीछे मेरे पेरेंट्स का भी बड़ा अहम किरदार है, और उसमें हमने भी आगे मेहनत की। तो हमने जो चीज़ें हमें मिली उनको संभाला और उसको मज़ीद आगे हमने एक्सपेंड किया। इस तरह कह सकते हैं कि बिल्कुल ये पीछे से भी हमें बहुत कह लें कि हमारी जो ज़मीन है, हाँ। या ये जो चीज़ें हैं, ये हमें बिल्कुल विरासत से आई हैं। अच्छा। तो आगे हमने इसको मज़ीद बढ़ाया। ये मज्जे वज्जे जो हम देखते हैं, हाँ जी, ये हमारा पीछे जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो फार्मिंग है ये चलती ही आ रही है। मतलब हम आपको कह सकते हैं बचपन में उस्मान विर्क जो है वो मज दी पूछल चुक के झूठे लेते जी इसी तरह ही हमारी तो आंखों के सामने अगर कोई ऐसे हमारे जो है ना, हमारी ये बात है कि हम जो वाइल्ड लाइफ के कोई जानवर है ना, उनको बड़ा प्रमोट करते हैं। अच्छा। हमने कहीं पे भी कहीं कैद नहीं किया, पिंजरे के अंदर नहीं रखा। हमारे जितने भी आपको फार्म पे आपको जानवर नजर आएंगे सारे फ्रेंडली हैं। लोग अपने गेस्ट को देते हैं कमरा रहने के लिए, आप अपनी मज्जों को देते हैं कमरे रहने के लिए, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, देखिए, और उनके साथ चारपाई पे बैठ के वो जो बैठक लगाते हैं ना, वो भी आपने लगाया होता है पूरा मीना बाजार। ये इज दैट ट्रू? सब कुछ रियल लाइफ? जी बिल्कुल, क्योंकि वो फार्म है, डेरा है, तो वो स्पेशल उन्हीं के लिए है, क्योंकि हमारा घर नहीं है। इसलिए देखिए ना, हम भी जहाँ पे रहना हो ना, हमें भी लगता है कि हमारा कमरा अच्छा हो, सुकून की नींद है जरा। तो ये मज्जे टीवी भी देखती हैं? नहीं, टीवी का उनका हमने कोई देखी है, एक दो चीजों में हमने रीलों में टीवी वो बस एक उस कमरे में टीवी भी है ना, तो वो ये है कि वो बस किसके लिए टीवी तो अपने लिए ही है। अच्छा, आप लोग जब बैठते हैं खुद टीवी देख रहे होते हैं? नहीं, वो वैसे उसके अंदर ना सीसीटीवी कैमरास होते हैं। ओके, ये वो वाला हाँ जी, मॉनिटर टीवी करने है। के लिए। अच्छा। तो होती है वहाँ पे कोई चोरी वोरी होती है, मज्जे कोई चोरी करके लेके नहीं, जाता है? आज तक तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जब कोई इवेंट्स हो कोई उधर फार्म पे, या तब हम उसको ये है कि 24/7 उसको मॉनिटर करते हैं। लेकिन आज तक अभी तक हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा वाकया नहीं तो हुआ। मेरी बात सुने, आपके पास स्टाफ है उनके देखभाल के लिए? कोई गाड़ी धोने वाला है आपके पास अपने घर के काम वाम के लिए? जी हमारी कोई गाड़ी धो ले, आपका आंगन धो ले, सहन धो ले, कोई सफाई कर ले, कोई डस्टिंग वाला, ये कोई है आपके घर में? जी हमारी प्रॉपर ये हमारी फैमिली है विर्क फार्म 777 की, हमारी पूरी टीम है।
और ये जो टीम है इनकी माशाल्लाह ये सेकंड जनरेशन है, बल्कि अब तो थर्ड भी स्टार्ट हो गया है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, स्टाफ रखा है गाड़ी जी मैं वही बता धोने रहा के लिए, सब है? जी जी, ये वही जो कितने कोई स्टाफ होंगे? वैसे हमने कभी एग्जैक्टली इतना काउंट नहीं किया, लेकिन अंदाजन कह लें कि ये सारी फैमिलीज हमारे साथ हैं। हमारे कितने कोई अंदाजन स्टाफ में कितने कोई अंदाजन मेरा घर की ख्याल है सफाई के लिए, गाड़ी धोने के लिए सब हो? हमारी जो टीम है ना सब काम कर लेती है, ये जानवरों को भी संभाल लेती है, हाँ। गाड़ियां भी हम भी साथ मिलके कर लेते हैं, तो मेरी गेस्ट बात को भी सुने, वेलकम कर लेते हैं। इतने लोग मौजूद हैं आपके पास, जी, इतना जी। स्टाफ मौजूद है, बिल्कुल। इतने लोग, उसके बावजूद आप अपनी गाड़ियां वहां धुलाते हैं जहाँ पे मज्जे नहलाते हैं। मतलब क्रूजर है, आपने उठा के पूरी आपने तालाब चे बड़ी उंदी है। जी 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 क्यों? तो अब वहां पे उधर भैंस भी नहा रही है, जी, जी। उधर आपकी पूरी क्रूजर भी नहा रही है। जी, जी। मतलब क्रूजर है कि मज्जे है? देखिए ये हमारे शौक है, हमें एक तो जानवर, दूसरा मशीनरी जो अच्छा। कार्स है, इनसे बड़ा लगाव हुआ है। तो जो हम सबको बराबर रखा है वो तो बस गाड़ी खराब नहीं होती? पानी अंदर नहीं बढ़ जाता? नहीं, उनको तैयार ही उस तरह करवाया जाता है, सस्पेंशन उनकी, कि उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये तैयार ही उसके लिए होती है। जी जी, तो उनको पानी से या इन चीजों से एक दिन ऐसा आएगा आपकी मज्जा गाड़ी के अंदर क्रूजर में बैठी हुई होंगी, चला रही होगी। ठीक है, वो क्रूजर है चला रही होंगी, जो दौर में देखना चाह रही हूँ मैं, मुझे यही देखने को मिला। और आप लोग सारे भैंसों की जगह नहा रहे होंगे, हम अंदर हो गए वो गाड़ियों के। वो गाड़ियों के अंदर होंगी। कोई जितना लाइफस्टाइल आपने मज्जों को दे जी, दिया जी, है, जी, जी। आज से पहले हमने कभी गाय भैंस का ऐसा स्टैंडर्ड नहीं देखा। अच्छा, क्या कह रहे थे कि हम जो एक चीज देख रहे थे कि आप खुद नहला भी रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। भैंसों को शैम्पू लगा रहे होते इसी तरह ही। हैं तालाब के अंदर, आप बड़े मजे से खुद क्यों नहलाते हैं जब इतने लोग हैं? तो अच्छा, क्योंकि ये बात होती है शौक और प्यार की, क्योंकि आपको ये बचपन में इतना नहलाया गया, आपने कहा, तो पतले लूं मज्जे नहलाओ। इसी तरह इसमें ये है कि बिल्कुल ये हमारी जो ब्रीड है ना सारी, हाँ। ये हमारी सारी फार्म की ब्रीड है, ये बहुत ज्यादा। तो ये बच्चे फिर बड़े हुए, तो इसमें ये है कि बड़े फ्रेंडली है हमारे सारे जितने भी जानवर हैं। तो अक्सर जो बड़े ख़ास जिनसे कह लें कि हम ज़रा टाइम भी ज़्यादा गुजरता है, या जिनसे ज़्यादा तो उनको मेरा दिल होता है कि हम खुद ही साथ ही, क्योंकि जो मैंने अपने शौक से कर लेना ना, बाकी भी करते हैं, ये नहीं कि काफ़ी जानवर, लेकिन मेरा शौक होता है कि अगर मैं भी अपना कंट्रीब्यूट कर लूं तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब आपके बड़े भाई, उनका क्या नाम है पूरा? सुल्तान साहब, सुल्तान भाई। अब वो भैंस को बुला रहे हैं, आवाज देके यूं टर्न करते हैं, भैंस को आवाज देते हैं, भैंस चलती कमरे से निकल हाँ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। आई लाइक इट, आई लाइक इट। एक ब्रेक लेते हैं उस्मान भाई, रुक बहुत शुक्रिया। आई लाइक इट, टेक अ ब्रेक। उस्मान भाई मेरे साथ मौजूद है। उस्मान विर्क, मुझे ज़रा ये भी लाइफस्टाइल के हवाले से ज़रा बात करनी है कि इतना पैसा माशाल्लाह, ठीक है, तो आप वहाँ जो शेखुपुरा में रहते हैं, तो यहाँ इधर लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बड़ी सोसाइटीज़ में जाके लाइफस्टाइल वैसे क्यों नहीं आप टशन के साथ गुजारते हैं? बिल्कुल, वहाँ पे क्यों? बिल्कुल, लोगों का बड़ा शायद ये सवाल भी है कि शायद इनके कोई मे बी विलाज हैं या कोई अपार्टमेंट्स हैं, या मतलब कोई प्लाजा हैं लाहौर या इस्लामाबाद में। मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, आज भी हमारे पास वही घर है जिधर मैं पैदा हुआ, और वही फार्म हाउस है जिसको हम पिछले 17 साल से इसकी मेहनत में इसको आगे बढ़ाने में लगे। घर से दूर है या उधर? हाँ बिल्कुल आसपास ही, बिल्कुल हमारी जो ज़मीन और जो घर है वो कह लें कि 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों। अच्छा। तो इस वजह से हमारी सारी जो लाइफ है, क्योंकि हमें अपने शहर, अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन से बड़ी मोहब्बत है। हमने कुछ लिया या नहीं लिया, लेकिन ज़मीन को ज़रूर संभाला है और ज़मीन से बड़ी मोहब्बत की है। हम उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हमारा दिल भी, मैं 2 ही शहरों में रहा हूँ, सिडनी से शेखपुरा, शेखपुरा से सिडनी, उसके अलावा मैं कहीं आता जाता नहीं। सिडनी में आपने पढ़ाई तालीम जी हासिल जी जी की जी है? जी बिल्कुल। कितने साल रहे हैं, कब गए थे? मैं बिल्कुल वहाँ से, मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ, और वहीं पे मेरी बैचलर्स की डिग्री भी कंप्लीट हुई। लेकिन अब जोन से है ना, क्योंकि काफ़ी अर्सा वहाँ पे गुजार लिया ओवरसीज़, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टाइम मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में गुजारूं। मतलब कितने साल आपने गुजारे सिडनी में? 10 साल। 10 साल गुजार ली। शादी बनाई आपने? जी जी वाह, तो अब आपकी लाइफ तो सेट है फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? सिडनी से है वो या फिर यहाँ जी जी से? सिडनी।
सिडनी से। जी, जी। तो आपके मिजाज से एडजस्ट हो गई हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। या आप उनके मिजाज के जी साथ जी एडजस्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कितने शर्मीले, मैं बेगम का नाम भी नहीं लेना चाह रही, तुम्हें भी समझ आ गया नहीं कि जी, इनको शर्म आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, घोड़ों ऐसी के बात नहीं शौक जी। के ऊपर बात करना चाहूंगी, कोई ये ऐसी कहाँ बात से नहीं। पैदा हुआ आपको, कौन सा? घोड़ों का शौक? हाँ, घोड़ों का शौक ये है कि हमारा ये मेरे बाप दादाओं से, मेरे फादर से, ग्रैंडफादर से चलता हुआ आ रहा है। उनको भी बड़ा शौक था, आगे मज़ीद वो चीज़ हम में भी आ गई। तो ये है कि घोड़े तो फार्म की रौनक होती हैं, और ये है कि रब ने उसमें बरकत भी बड़ी डाली है। तो इस वजह से कि हम कभी घोड़े से गिरे कोई बहुत riding दफ़ा करते हमने वक्त जब कोई ये चोटें सवारी लगी हैं? मैंने अपनी सीखी, जब हम तो मेरा ख्याल है बड़ी छोटे जख्मे, बड़े कुछ जख्म ले के बढ़ के आगे आए हैं, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान ट्रेन हो जाता है। तो आगे जो गाड़ियों का आपको शौक है, उसके बारे में बताइएगा। हमने देखा कि पट्ठे लेके गाड़ी के अंदर आप लोग फिर रहे हैं, ठीक है। मेरी गाड़ी में कोई खाना खा ले ना, कोई बर्गर खा ले, कोई शौरमा खा ले, मेरी जिंदगी अजाब हो जाती है। मेरा दिल करता है कि पता नहीं कौन कौन से परफ्यूम चीजें मैं उस गाड़ी के अंदर जी, जी। छिड़कूं, फिर बैठूं। एयर फ्रेशनर के बगैर तो मुझे सांस भी कोई नहीं आता। हाँ, अब ये जो पट्ठों वाली गाड़ी है जी, ना, जी। इसके साथ मतलब इतनी महंगी गाड़ी जी, जी। पट्ठों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई रेड़ी ले ले, मैं गिफ्ट कर देती हूँ यहाँ से। कोई रेड़ियाँ लगाएं वहाँ पे जिसके ऊपर पट्ठे सजाएं। कोई क्या, जी, जी। क्या कर रहे हैं आप? ये इसमें देखें, ये कोई हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं होती। इसमें ये है कि बस थोड़ा शौक पूरा करने के लिए। ये शौक पट्टे खिलाने का शौक? नहीं नहीं, फिर इसमें क्या? इसमें ये है कि थोड़ा शौक पूरा करने के लिए कि जो हमारे दोनों जो इश्क हैं, जो कह लें कि उनको इकट्ठा करने के लिए, तो वो दोनों चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपस में जो मोहब्बत है वो कितनी है, कोई भी चीज़ हमसे दूर नहीं है। इसलिए कल को आपकी मज्जे जो है ना, इस तरह सूट भी पहन के बैठी होंगी। लग रहा है उनके लिए भी कोई शेरवानी सलवानी पड़नी और है। उनका हमारा 24 जो है ना, वो पॉडकास्ट भी कर बिल्कुल बिल्कुल। ये दौर भी आ सकता आ है। सकता जो दौर आप लेकर आ रहे हैं उसमें आगे यही कुछ उम्मीदें जी, रह जी, गई हैं। जी, जी। हैं? अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी, मुझे बताइएगा कि जो सोशल मीडिया का भी दौर आ गया, ठीक है, अब जिसमें अब आपको 10-11 महीने हुए और आपने इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी, कितने मिलियन हो गए आपके? टिकटॉक पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं? हाँ जी, मेरा तो अभी का ही सफ़र है। कह लें कि पहले तो मैं ओवरसीज़ में था, वैसे कह लें कि आए हुए 10-12 महीने हो गए हैं, लेकिन जो प्रॉपर मैंने एक स्टार्ट किया वो कह लें कि ये 2-3 महीनों से ही है। असल जो मेरा जर्नी है मीटअप से ही है। चिंगारियां सारी 2-3 महीने की हाँ, असल ये जर्नी ये 2-1-3 वैसे आइडिया तो किसने दिया आपको? सोशल मीडिया पे आने का। हाँ, हमारा ना लास्ट ईयर एक इवेंट हुआ था न्यू ईयर का, जिसमें हमारे पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट आए थे, नसीबुल्लाह साहिबान थी, निशान रुखड़ी और भी काफ़ी थे। तो उस इवेंट से हमारे कई अजीज़ आए थे, तो वहाँ से कह लें कि कई वीडियोज़ आई सोशल मीडिया पे, तो वो उनका जो बाकी लोगों की तरफ से लगी तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तब भी मैं नहीं आया, फिर एक और हमने इवेंट करवाया, मैच आया, उसमें भी हमारे आर्टिस्ट आए थे पाकिस्तान के। तो वहाँ से फिर हमारी जो टीम है, मेरे जो अजीज़ हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि आपको आपके भाई थे बड़े वाले सोशल मीडिया पे? नहीं, वो थे, लेकिन वक्तन मैं तो बिल्कुल नहीं था। हाँ। वो थे लेकिन बहुत कम, इतना रेगुलर नहीं थे वो भी। अब मैं आपने अपने उधर फार्म हाउस में कोई जिम बनाया है? नहीं, वहाँ पे जिम नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स काफ़ी हैं। अच्छा, क्योंकि एक और आप कर सकते हैं जिम में ना, नई चीज़ के मज्जे चुक चुक के, तो है ना, आप अच्छी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी को मुझे मज्जे दे दी। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, ये जो गाड़ियों में पट्टे रखते थे आप, ये जो गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, बदबू तो हो जाती होगी इसका? बिल्कुल भी नहीं, इनकी कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपको रह के नहीं आती? हाँ, ये है कि हम उनमें ज़रा इतना घुल मिल गए हैं कि हमें फील नहीं होता, लेकिन उनकी कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी साफ सुथरी जगह है। हमें तो लगेगी ना, नहीं, हम बिल्कुल, तो पहली बार आप आएंगे, जब हमें तो मर्जी लगेगी। है, आपने कहना है ये तो मुझे वो लग ही नहीं रहा जो चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह हवेलियों में जाते हैं, क्योंकि इनकी हाइजीन, इनके जो सा सफाई का, इसका प्रॉपर डेली बेसिस पे इसको हम बड़ा इस पे गौर व फिक्र करते हैं, ताकि क्योंकि वो भी जानवर है बेशक, लेकिन तो मच के जो गोबर होते हैं, जी, जी, उनकी भी पिलाई शिलाई, उनसे भी आप काम लेते हैं? उसको बिल्कुल उसकी आगे होती है, आराम की जितना होता है काम चल रहा है थोड़ा बहुत, बिल्कुल उसको भी साथ लेके टीम है, वो भी साथ चलती है। ये भी एक बिजनेस वेस्ट वगैरह बिल्कुल हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। हाँ, अब आपके पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसे बिजनेसेस हैं? बिल्कुल, मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी है, उधर भी मैं काम करता था, उधर भी 1-2 कंपनी है, और बाकी पाकिस्तान में भी हैं। किस चीज़ की कंपनी है आपकी? मैं हमारे पास ये रिटेल स्टोर्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके बाद थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है।
फिर कह लें कि ये थोड़ा साथ लेके काम चलते हैं, मेजर यही है। अच्छा, आपका फोकस क्या है आगे, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप किस तरीके से आगे अपने आप को देखना चाहते हैं? सोशल मीडिया से तो बहुत प्यार मिल गया आपको, तो आगे किस तरह से अपने आप को लेके चलना चाहते हैं? उस्मान विर्क के फ्यूचर प्लान्स क्या है? बिल्कुल, इसमें ये है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बड़े हैं, मोहब्बत भी बड़ी है। दूसरा ये है कि इंसान फैमिली से दूर हो जाता है थोड़ा। मेरा ख्याल है इन 2 महीनों पे मैंने पूरे 2 घंटे भी फैमिली को नहीं दी। अच्छा, बिल्कुल 2 घंटे मुश्किल है, टोटल मिलाया जाए तो मैं अपनी फैमिली के पास जब से आया हूँ 2 महीनों में मैं नहीं दे पाया। ये सीन भी। अच्छा, आपने जो जलसा किया था जिसमें इतनी आवाम आई, कितने लोग थे टोटल? वो जो मीट एंड ग्रीट का आपका सीन था? वैसे मैं एक चीज़ बताता चलूँ तो वो एक अनलिमिटेड था, क्योंकि मैं देख रहा था जहाँ पे मैं स्टेज पर था, एक तो वो पूरा जो पंडाल था आगे वो पूरा पैक था, हाउसफुल था। कितनी देरें पकाई थी उसके लिए? उसके लिए इतना खास तो खाना नहीं था, लेकिन ये था कि हमारा ये था कि जो टोटल कितनी देरें थी? मैंने देरों की वीडियो देखी थी, ऊपर शॉट जो आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में आए थे, हमारे मेहमान थे सारे, तो हमारे ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, खाने तो हमारे घर में मुझे अच्छा लगा ये हमारे घर में कोई आता है तो हम कोशिश होती है कि जिस हद तक हमारी कोशिश। बहुत अच्छा साइन है ये, बुराई नहीं है, अच्छाई में आपकी मैं तारीफ कर रही हूँ। तो उसमें ये था कि हम उस तरह तो, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, इस तरह हर एक के साथ तो वो नहीं हो सका पूरा, लेकिन ये कि जहाँ तक जितनी कोशिश, जाहिर सी बात है एक एक बंदा अपने घर से 3 और ले आया होगा, दोस्तों को बोला होगा 4 और आ गए होंगे, जो एक हिसाब सोचा होगा उससे ऊपर चला गया होगा, बाद में लोगों ने आपके फिर कीड़े भी निकाले, मुझे पता है। मगर लोग पीछे बैकग्राउंड ये नहीं समझते कि जो इंसान जिस तरीके से सोच रहा है उससे, अब जब कोई एक बंदा खाना खिला रहा है किसी एक बंदे को तो वो बाकी के बारे में भी सोचेगा, मगर इतनी एक्सपेक्टेशन शायद आपको होगी नहीं। जी, वो तो क्लियर करें ये बात आज। मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि मेरे चाहने वाले, मैं आगे कहता हूँ कि एक बंदा जो केपीके से या बलूचिस्तान से या कश्मीर से आए थे लोग, और मेरा ख्याल है कि रात 12 बजे तक वो आए हैं, और मुझे पब्लिक को देखते हुए मुझे ये अपना जो मीटअप था बड़ी जल्दी इसको वाइंड अप करना पड़ा। एक बंदा पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, 30 से 40 हज़ार लगा के आ रहा है, तो वो मेरी चाहत के लिए आ रहा है। उसको क्या लालच है? वो एक वक्त की रोटी के लिए नहीं आ रहा कि जो उसको मैं चाहत है, वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, अच्छी बात चाहत है। आपने अच्छी बात। तो हर इतवार ये, बल्कि जिनसे मैं नहीं मिल सका, हमने एक लिमिट रखी है अंडर 500 कि जितने लोग हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप से लेके अभी तक हमारे, वैसे तो मैं चल जाना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आगे भी आने वाले जो 2 महीने हैं वो संडेज के फुल हैं, क्योंकि हमने एक लिमिट रख दी है। तो ये जो लोग आते हैं प्यार करते हैं, इनको चाहती है, बेलोस आते हैं, तो हम इस बेलोस मोहब्बत पर, हाँ जी, प्यार से बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। उस्मान विर्क से बातें कर रहे थे हम लोग। क्रिकेटर्स जो हैं, आपकी बड़ी तस्वीरें हैं उनके साथ, ये जेन्युइन तस्वीरें हैं या फिर ये एआई की बनी हुई तस्वीरें हैं? जी, मैं पहले तो यह कि मुझे क्रिकेट का बड़ा लगाव है, बड़ा शौक़ है क्रिकेट से। प्लेयर तो इतने खास नहीं, लेकिन शौक़ बहुत है। ना करें, ये तस्वीरें ना ये। जी। बाकी ये है कि जितने हमारे इंटरनेशनल, जितनी हमारी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई टीम्स हैं पूरी वर्ल्ड की, उनकी जितनी, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, तो जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मेरी सभी से मुलाकात है और सबसे मिल चुका हूँ, जितने भी बड़े नाम हैं क्रिकेट की दुनिया के। अच्छा, तो ये सही जेन्युइन पिक्चर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब सोशल मीडिया का आइडिया आपके जहन में आया, जब आपके ये सारे लोगों ने आपको बताया, तो लोग तो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए बहुत ऊंट पटांग हरकतें करते हैं, गालम गलौज भी करते हैं। आपके जहन में ये चीज़ें नहीं आई? आपने क्यों नहीं किया ये सब कुछ? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। देखिए, अगर तो सोशल मीडिया का हमें इतना क्रेज़ होता तो आगे मैं कहता हूँ आज से कोई 5-10 साल पहले उस्मान विर्क सोशल मीडिया पे होता। ये तो बाय चांस जैसे जैसे लोगों की मोहब्बत मिली तो हम आए। मेरा ख्याल है कि वो इज़्ज़त नहीं होती, वो आपको व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लेकिन ये होना चाहिए कि लोग आपके लिए, मैं खुद देखता हूँ, मैं हर इतवार मिलता हूँ, इतने केस हैं, लोग सिर्फ मिल के उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और एक नहीं, कई ऐसे फैमिलीज़ के वाक़े पता कि लोग आके बताते हैं, सिर्फ क्या है कि मिलना है, उनको चाहत है। तो मेरा ख्याल है कि ये इज़्ज़त पे टाइम लगता है, लेकिन ये इसके अलावा कोई रास्ता इंसान को इख्तियार नहीं करना चाहिए। आपकी वालदा जो है, वालदा मोहतरमा हुमैरा जी,
उनका आपके साथ बड़ा प्यार है। जब जी, आपका जी। जलसा हुआ था जिसमें आप मीट एंड ग्रीट सबसे कर रहे थे, तो जी, जी। उधर उन्होंने भी माइक पे जो है ना स्पीच दी आपके लिए, बड़ा अच्छे लफ्ज़ों के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। क्या कहना चाहेंगे अपनी वालदा के साथ, क्या सिलसिला है, कितनी मोहब्बत है, क्या दर्द है? हर औलाद का होता है, जी। मगर आपका सिलसिला क्या है? मेरा ख्याल है कि आज अगर हम इस मुकाम तक हैं, या उस्मान भी आपके सामने बैठा है, या हमारी ज़िंदगी की जितनी भी कह लें कि कामयाबियाँ या रब ने इज़्ज़त दी है, उन सब के पीछे 100% मेरी वालदा का हाथ है। सिर्फ वन है ओनली, मैं सिर्फ उन्हीं का नाम लूँगा और सिर्फ वही है। तो हर चीज़ के पीछे, हर एक के पीछे उनकी जद्दोजहद है। वो अकेली हैं जिन्होंने इतनी मेहनत और हमें इस तरह आगे लेकर आने में उनका बड़ा अहम किरदार है। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ जो उस दिन मैं देख रहा था, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पता नहीं किसी और ही दुनिया में हूँ। मैं लोगों का क्रेज़, लोगों का प्यार, चाहत, मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे बोलने भी नहीं दिया। फिर फार्म के बाहर, फिर बिल्कुल जगह कम थी, मैं देख रहा था 3-3 किलोमीटर तक लोग, क्योंकि वो स्टेज से नज़र आ रहा था, लोग खड़े हुए हैं सिर्फ। तो वो चीज़ देखते हुए मैंने फ़ैसला लिया कि यही वो टाइम है कि वो आएँ, और जो उनकी दिल की बात है ना, वैसे तो उनको मैं कभी वीडियोस में नहीं लेकर आता, ना वो आती हैं, लेकिन उस मौका पर मुझे लगा कि ये इनका टाइम है, आएँ और अपने दिल की बात करें। अच्छा, एक स्टार होता है ना, शोबिज़ में काम करता है, टीवी एक्टर है, फिल्म एक्टर है, उसके पास ज़रा लाइमलाइट होती है, ये ऑनरा होता है कि आर्टिस्ट के नाम पे टिकटें बिक रही हैं, आर्टिस्ट के नाम पे लोग देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ये सब प्रमोशन हो रही है, सिंगर के नाम पे हो रही है, ऑल दैट सेलिब्रिटी। बट आपने तो टीवी मीडियम पे भी काम नहीं किया, आपने तो कोई ड्रामा भी नहीं किया, फिर ये पॉपुलैरिटी किस तरीके से मिली आपको? यही ये आपकी जो टिकटॉक की वीडियोज़ हैं, ये जो सोशल मीडिया की वीडियोज़ हैं, इन चीज़ों की वजह से? कह लें कि हमारे शहर में तो अल्लाह ने वैसे भी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन यह है कि जब से सोशल मीडिया पर आ गए, मेरा एक छोटा पहले मेरा एक महीना हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने वीडियोस का के जो मिलना चाहता, उस टाइम भी मुझे बड़ा प्यार मिला लोगों से, तब लोग आए बेलोस। तो इसलिए मैंने फैसला किया था जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आऊँगा तो एक मीटअप रखूँगा। लेकिन ये चीज़ तो शोबिज़ में काम करने का शौक है? एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग सारे कोलों किथे होनी है, नहीं कोई खास एक्टिंग हो जानी एक्टिंग का मुश्किल काम है। अभी तक आपने ऐसे बोलना है, एक्टिंग हो गई अच्छा बस। चले तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी सोचा आपने कि अपने लिए कोई अभी तक ड्रामा, तो- कोई अपने लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस करें? जी अभी तक तो कोई लुक तो है आपकी हीरो जैसी है। चले ये आपका प्यारा चाहत है। आपको अगर मैं गंडासा पकड़ा दूं तो मौला जट 3 आप आराम से जो है ना पिक्चराइज करा सकते हैं, वो भी अपने मैं काम सभी पे। कुछ कर लेता हूँ, ऑल इन वन हूँ मैं वैसे। नहीं, मैं कह रही थी इस दफा मौला जट में साथ मज्जो ते पीछे क्रूजर हो ते आगे इत्थे गंडासा हो जट ते है इत्थे वेरको और बोले मौला जट 3 कमिंग सून। कैसा? पहला जट 3 आराम से कर सकते हैं, ये तो आपको नेचुरल है। आपने हाँ, कौन सा- ये है कि हाँ जी, हाँ आपको जी। तो जेन्युइन मिल गया है ये सब Genuine, कुछ, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये 777 के नाम से जो है ना आप जाने जाते हैं, ठीक है, तो ये जो 777 मौला जट है, ये क्या चीज़ है? ये 777 के नाम से भी जाने जी जाते हैं जी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ियों का नंबर 777 जी, है, जी। सब कुछ, ये क्यों? बिल्कुल हमारा ये चेन स्टार्ट हुई इस नंबर 7 से, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। टाइम के साथ हमने उसको चेंज कर लिया 777 पे। ये हमारी फैमिली का भी एक कह लें कि मुश्तरका फ़ैसला था। तो 7 वैसे में बहुत पसंद था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का नंबर 777 है, फार्म हाउस का नंबर 777 है, फिर मेरी एक कंपनी है उनका नंबर 777 है, हमारे जो जहाँ पे हमारी सारी मिल्क प्रोडक्शन जाती है वहाँ पे 777 है, फिर हमारी गाड़ियों का नंबर 777 है। तो वो प्रॉपर चेन ही हमने फिर 777 की। अच्छा, चला सारा लिया। कुछ फिर 777 के जी, नाम जी। से फिर इसकी जी, आप जी, जाने सारा जाते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ डिजिटल मौला जट मौजूद है, उस्मान विक, मज़ेदार कन्वर्सेशन चल रही है, तो थोड़ा मैक्सिमम टाइम मैं और देना चाहूँगी ब्रेक के बाद। उस्मान भाई हमारे साथ मौजूद है। उस्मान विक, मुझे बताइएगा कि ये जो बाइक्स आप लोगों को गिफ्ट करते हैं, लोगों को बड़ा बांट रहे होते हैं, भैंसे वगैरह भी दे देते हैं, ये क्यों? फार्म में जगह कम हो गई है, रखने की कोई जगह नहीं है, क्या करते हैं? अच्छा, ये रियल में देते भी है? ये तो बात सच है, हमारी जो ब्रीड है वो इतनी है कि हमारे पास जगह बिल्कुल इस टाइम उस फार्म पे भी कम है। लेकिन ये कि बिल्कुल मैं नहीं, इस वो मीटअप था, तो सिर्फ मीटअप पर ही हमारे जो फार्म की जो ख़ास, क्योंकि जितनी मोहब्बत लोग जिन्होंने मेरे लिए आना था, चाहत करके आना था, मेरा दिल था उतनी मोहब्बत और चाहत मैं भी उनको दिखाऊं।
तो जो हमारी ब्रीड थी, हमारी कोशिश की कि हमारी जो महबूब है उन तक पहुँचे। तो आपने कितनी कोई भैंसें दी? एक भैंस और एक हमारा फार्म का बुल था, वो हमने अपने मीटअप वाले दिन। और बाइक? 3 बाइक्स थी। 3 बाइक्स भी दी जी आपने? जी जी जी। और आपने देखा कि जिन लोगों को आप दे रहे हैं मुस्तहिक भी हो, जिनको और- ज़रूरत भी हो, या फिर जिनके पास ऑलरेडी थी उनको बोल दिया भाई तेरी? और मज़े की बात यह है कि वो उन्हीं के पास गए हैं जो लोकल आए थे, या मतलब जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फैसला, बड़े जो मुझसे जो वाकई जिनका हक बनता था उन्हीं के पास गए। बड़ा दिली तसल्ली मिली होगी, जी, अच्छा बड़ा लगा। बड़ा सुकून, बड़ा अच्छा लगा। कोई एनजीओ भी बनाने का आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी एनजीओ जहाँ पे मज्जे रखी जा सके, किसी मज्जों के लिए कोई एनजीओ? नहीं, एनजीओ कोई ऐसी मज्जों ऑर्गेनाइजेशन का एनजीओ खोलेंगे। आपको लगा मैं किसी इंसान के बारे में बस बात- जानवर- आपके लिए इंसान से बढ़ के हैं मज्जे। जानवर बिल्कुल हमारे कमरों में रखा हुआ है आपने उनको, चारपाइयाँ उनके लिए लगाई है, टीवी वो देख रहे हैं, गाड़ियाँ उनके साथ ना आ रही है महंगी से महंगी। अब मुझे बताएं ना, पट्टे उधर से खिला रहे होते हैं डिग्गी खोल के। उनकी एक बड़ी खास वजह है। इनसे ना कह लें कि बड़ी रब सबके ये चीज़ ऐसी है फार्मिंग कि इसमें बरकत बड़ी है। मैं आपको एक बात सारी क्लियर करता चलूँ, अगर आपके साथ 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितनी फैमिलीज है ना, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें बरकत बहुत है। आप जो मर्जी बिजनेस कर लें, ये सबसे बेस्ट है। मैं इस चीज़ का कहता हूँ। देखें, अब मुल्क के जितने बुरे अच्छे हालात आप कुछ हो भी जाएं, आपको फर्क नहीं हाँ जी, पड़ना। आपके प्रॉफिट पास हम अच्छा एक साइड पे business कर है। दें। यस। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात है इसमें बरकत बहुत है। आपके हमारे साथ मैं आप बात करता चलूँ, हमारे साथ तकरीबन 40 से 50 फैमिलीज जुड़ी हैं और उनके आगे बच्चे भी हैं। उन सब के घर इसी से चलते हैं क्योंकि बरकत है इसमें। हम प्रॉफिट नहीं देखा, लेकिन इसमें सबकी रोजी बड़ी लगती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। कभी सोचा आपने कि आपको कभी डंगरों का डॉक्टर होना चाहिए? नहीं नहीं, वैसे तो मेरी डिग्री उसमें नहीं, लेकिन है कि हम थोड़ी जान पहचान वैसे ही रखते हैं। अब आपको पता सब कुछ होगा उनका कि आप पांचा सारा कुछ अपने थोड़ा हिसाब बहुत से पता है, बिल्कुल अब पता चल गया। पता चल इनकम के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी मैं, कौन से बिजनेस से कितनी कोई इनकम आ जाती है, ताकि आप जो बंदा है देखने वाला, अगर वो भी कोई इस तरह की फार्म का कोई बिजनेस करता है और इस तरह से लोग अपने मज्जे वगैरह रखता है, तो उसको पता हो कि कितनी कोई इनकम जो है जनरेट हो सकती है कितनी कोई मज्जों से। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आपने पैसा देखना है तो फिर आप जाएं फार्मिंग से हट के। अगर आपने अच्छा, पैसा नहीं है इसमें इतना? मैं इसके क्लियर कर रहा हूँ। और अगर आपने इज्जत, शौक और बरकत देखनी है तो इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। तो बरकत तो रिस्क में ही आ जाती है तो ना। हाँ, तो वही कह रहा कि इसमें ये है कि ये रब की तरफ से हमारा ये बिलीव भी है, हमारा ये मगर आपने बात घुमा दी, पैसा नहीं बताया मुझे। देखिए, बरकत तो रिस्क में ही है मैं ना। इस बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। इसमें आपका देखिए यकीन होना चाहिए। अब हर एक का देखिए, हर एक का अपना है कि वो 2 चीजें, एक होती है ये जो गाय है और एक है बफलो, भैंस। ऐसे ही है। इनमें फर्क है। हमारे जो लोग है ना, वो दूध पसंद करते हैं भैंस का, ठीक है। अब भैंस वही रखेगा जिसको शौक है, क्योंकि इनकी लुक आफ्टर, इनकी जो देखभाल है ना, वो मुश्किल है। और दूसरे गायें आ जाए तो इसमें आपको प्रॉफिट, पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है और ये आगे फैक्ट्रीज में जाता है, लेकिन ये लोग इतना पसंद नहीं करते। जिसने भैंस रखी है उसको शौक है, और जिसने पैसा कमाना उसने गाय रखनी है। सबसे महंगी भैंस कौन सी है आपके पास? कौन कौन सी नस्ल की है जो सबसे महंगी होती है? हमारे पास जो ब्रीड है पाकिस्तान की है, और ये हमने बड़े मुख्तलिफ जगहों से ली है। महंगी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब तो उनकी आगे भी ब्रीड होगी, फिर उससे उनकी उससे भी आगे होगी, तो हमारी कोई कीमत नहीं है किसी जानवर की, ठीक है। तो हमारी नस्लें कौन कौन सी हैं? जैसे साहिवाल की नस्ल होती है ना, नीली, रावी। जी जी, ये मिक्स है, सारी मिक्स है। अब तुम्हारी अपनी ब्रीड बन गई है। हाँ, आपने मुझे अब तो कहना वो अपनी मिक्स हो गई, कोई है इतना, कोई मैं भी मिक्स हो गई, कोई एक पता नहीं क्या बन गया। तो अच्छा, अब 777 ब्रीड हो गई है। आप कह सकते हैं कि ये 777 आगे जो ब्रीड है ना सारी, ये वही चल रही है। बात का जवाब मुझे फिर भी नहीं दिया आपके भाईजान ने, है कि कितनी कोई इनकम बंदा कमा सकता है, कितनी कोई मजे रखे, थोड़ा तो आइडिया दे दो। देखिए, हमारे ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने हमारे साथ लोग हैं या हम हैं, उनका ये कि रब जो रोटी है 2 टाइम का रिज्क है वो चला रहा है सबका इससे।
अरे वाह, इतना है कि सारे अल्हम्दुलिल्लाह खुश फिर हैं। निकल गए पतली गली से निकल नहीं नहीं नहीं, मैं कित्थों निकला ताड़े कोल पतली गली है बैठा कोई, वो जाते। मुझे नहीं पता वो कौन सी अंदरून की पतली गली है जहाँ से निकल। नैब से डर रहे हैं या मुझसे या नहीं नहीं नैब नहीं, से? हमें इस चीज़ का डर नहीं है, हमें हम आपको, क्योंकि मैं सच्ची बात, क्योंकि ये इसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। देखें अगर हमारे पास में भी अगर 60 भैंसों का दूध है, में भी अगले महीने वो 40 पे आ जाए, 40 वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसकी फिक्स अमाउंट नहीं है। लेकिन मैं इसलिए इतना कह रहा हूँ कि आप हमारे जो फार्म है, हमारे अखराजात हैं, या हमारे साथ जो लोग फैमिली जुड़ी है, सबका हिस्सा हाँ, साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी इतनी सी दे चीज़, दिला के कहानियां अल्हम्दुलिल्लाह। होती हैं। उस्मान भाई अच्छे इंसान हैं आप, मुझे आपके अंदर बहुत कोई शुक्रिया बुराई जी। नहीं दिखी, और सोशल मीडिया पे बड़ा डिफरेंट सा कंटेंट है, जी, क्योंकि जी। एटलीस्ट लोग उसको देख के एंटरटेन भी होते हैं, ठीक Exactly. है। और आपके फार्म पे इंशाल्लाह कभी चक्कर लगेगा तो हम आएंगे, एक बार आपकी जितनी भी मजे हैं उनको देखेंगे, कोई शो भी रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ। एग्जैक्टली, जरूर हम ठीक है। आपको इनविटेशन भी देंगे। बिल्कुल, आप इनविटेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि देसी घी का कोई पराठा खाएंगे हम, ठीक है। मूलियों वाला टाइम तो चला गया और अभी मछली वाला टाइम भी चला गया। हर चीज ही देसी आपको मिलेगी। अच्छा, 2 दिन में आपकी सेहत बन जाएगी। ना करें 2 दिन में, फिर आपने सेहत बनानी है, आप चाह रहे 2 दिन का शो प्लान ये आपका प्यार है, मगर ये कि अल्लाह ताला आपको जी, सेहत जी। जिंदगी बहुत दे। शुक्रिया जी, आपकी thank you अम्मी very के लिए much। बहुत दुआ है, वालदा के लिए आमीन। बहुत प्यारी, मुझे अच्छी लगी उनकी वीडियो और बड़ी बहुत दिल शुक्रिया। को टच की मुझे। ये आपने शुक्रिया। खास उनको मैसेज जी, दिया है जी, मेरा, बिल्कुल, बल्कि कि आपका अल्लाह पहुंच ताला चुका है। ऐसी खूबसूरत प्यारी माए जो इतने लाड से अपने बच्चे के लिए जी, जी। जिस तरह के लफ्जों का चुनाव करके वो बोल जी, रही जी। थी, अल्लाह उनको बहुत खुशियां दे। आमीन सेहत। आमीन आमीन। आपको कैसा लगा, कुछ कहना चाहेंगे तो फिर हम शो वाइंड अप करें। जी, मुझे पहली बात तो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, और मुझे आपकी नेचर, आपकी गुफ्तगू से बड़ा मैं मुतासिर हूँ, और एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। बहुत शुक्रिया, जैसे देखा था आपको वैसे ही आके लगा, बहुत और शुक्रिया। बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट आपसे लेकर जा रहे हैं। अब भाई है मेरे, मैंने आपको बोल दिया, कभी कोई मसला, कोई काम, बहुत कोई शुक्रिया। चीज होनी है, आपने बहन को एक मैसेज पहुंचा जी जी, आपने कह दिया हमारे लिए, ये लफ्ज़ ही आपके जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत बड़े हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।